अरे वाह, कितनी सुंदर राजकुमारी है। यह तो किसी अप्सरा से भी कम नहीं लग रही है। अगर इसे मैं अपनी रानी बना लूं तो कितना अच्छा रहेगा। चलो इनके पास चलकर मैं इनसे शादी का प्रस्ताव रखता हूं। ऐसा सोचकर वह राजा उस राजकुमारी की तरफ आगे बढ़ता है। कि तभी वह राजकुमारी भी वहां से आगे बढ़ने लगती है। अरे यह तो मुझसे भी तेज चल रही है, परंतु यह कहां जा रही है? उस तरफ तो बहुत ही गहरा और भयानक जंगल है, पर मुझे तो लगता है बेचारी रास्ता भटक गई है। चलो जल्दी से पहुंचकर उन्हें सही रास्ता बता देता हूं। ऐसा सोचकर वह राजा फिर से उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी वह लड़की भी आगे बढ़ने लगती है। अरे ओ सुंदरी, रुक जाओ, आप उस तरफ नहीं जा सकती। उस तरफ एक बहुत ही भयानक और खतरनाक जंगल है। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे ओ सुंदरी। वह राजकुमारी उस राजा की एक भी बात नहीं सुनी और आगे की तरफ बढ़ती गई। अरे बड़ी अजीब बात है, धीरे धीरे करके हम तो जंगल के बीचों बीच आ गए, पर यह लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो मुझे इसका पीछा करना चाहिए। आखिर ये कौन है और ये इस खतरनाक जंगल में कहां जा रही है? जिसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ते ही राजकुमारी एक नदी के पास रुक जाती है और देखते ही देखती राजकुमारी उस नदी में कूद जाती है। महाराज, आज आप कब तक यूं ही सोते रहेंगे? सुबह के 10 बजने को आ गए, परंतु आज आप इतनी देर तक सो रहे हैं। महाराज उठो, उठो महाराज, आंखें खोलो। रानी के जगाते ही राजा उठ खड़ा हुआ। ओफो, आज तो मुझे जागने में बहुत देर हो गई, पर वाह क्या सुंदर राजकुमारी थी। क्या सुंदर राजकुमारी? कहाँ थी सुंदर राजकुमारी? कुछ नहीं, बस यूं ही सुबह सुबह मुंह से निकल गया। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे आज जागने में देर हो गई है। अब मुझे जल्दी दरबार में पहुंचना चाहिए। ऐसा बोलकर राजा अपने दरबार में पहुंच जाता है, परंतु पूरे दिन राजा को सपने में आई राजकुमारी के ख्यालों में डूबा रहता है। महाराज, मैं देख रहा हूँ आप सुबह से ही किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ मंत्री, मेरा स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है, परंतु वह राजकुमारी मुझे कैसे मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ। राजकुमारी? कौन सी राजकुमारी की बात कर रहे हो महाराज? अरे वही राजकुमारी जिसे मैं कई दिनों से अपने सपने में देख रहा हूँ। यह सपना मुझे बहुत ही हैरान कर रहा है। क्या सपना देखे थे महाराज? मैंने देखा था कि जंगल में एक सुंदर सी राजकुमारी थी, जो उस खतरनाक जंगल के बीचों बीच जाकर एक नदी में कूद गई, और नदी में कूदते ही वह वहां से गायब हो गई। फिर आगे क्या हुआ महाराज? नहीं, आगे मैं कुछ नहीं देख पाया, क्योंकि महारानी ने मुझे जगाकर मेरी आंखें खोल दी। अगर थोड़ी देर आंखें ना खुलती तो मैं अवश्य उस राजकुमारी से अपनी शादी की बात कर लेता। क्या पता महाराज, शायद आपने कोई झूठा सपना ही देख लिया होगा। तो इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है महाराज? और शायद इसमें सच्चाई का कोई वास्ता ही ना हो। अरे नहीं मंत्री, यह सपना कोई झूठा सपना नहीं लगता है, क्योंकि यह सपना मैंने आज तीसरी बार देखा है। इसका मतलब कुछ तो रहस्य है जो हम नहीं जानते हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि जो नदी मैंने सपने में देखी थी वह नदी उस जंगल में है भी या नहीं। अगर वह नदी उस जंगल में होगी तो इसका अर्थ यही होगा कि मेरा सपना भी सच है। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं ही जाकर वहां देखता हूँ।
ठीक है मंत्री, आप स्वयं जाकर पता लगाएं कि उस जंगल में कोई गहरी नदी है या नहीं है। जिसके बाद मंत्री घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल में पहुंचते ही उस मंत्री को भी वही सुंदर लड़की दिखाई दी। अरे वाह, कितनी सुंदर राजकुमारी है। अगर महाराज को इस सुंदर लड़की के बारे में बताएंगे तो वो अवश्य ही इन्हें अपनी रानी बना लेंगे। चलो पहले मैं इस लड़की से मिलकर इनके बारे में जान लेता हूँ, फिर आगे जाकर महाराज के सपने का सच का पता लगाता हूँ। ऐसा सोचकर मंत्री उस राजकुमारी की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी वह राजकुमारी फिर से उसी नदी की तरफ आगे बढ़ती है। अरे ये राजकुमारी भी उसी नदी की तरफ जा रही है जिधर मुझे पहुंचकर पता लगाना है कि वहां कोई विशाल नदी है भी या नहीं। कुछ दूर तक उस राजकुमारी का पीछा करते करते वह मंत्री उस नदी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि वह राजकुमारी उसी नदी में कूद जाती है। अरे अरे ये क्या, ये तो मेरे साथ भी वही घटना हुई जो महाराज ने सपने में देखा था। एक काम करता हूँ, जल्दी से जाकर महाराज को इस घटना के बारे में सूचना देता हूँ। मंत्री ऐसा सोचकर वापस जाने ही वाला होता है कि तभी एक बुढ़िया की आवाज आती है। ओ बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। भूख की वजह से मेरी जान निकली जा रही है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? फिर मंत्री उस बुढ़िया के पास जाता है और आश्चर्यचकित होकर बुढ़िया से पूछता है, आप कौन हैं और आप इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। पहले आप जाओ और यहीं पास में एक गुफा है जिसमें मैं रहती हूँ। जाओ वहाँ से जाकर मेरा भोजन उठा लाओ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ, इसीलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मुझे खाने को कुछ न मिलने के कारण मेरी जान निकली जा रही है। जाओ पुत्र, लेकिन पुत्र यह बात याद रखना, यहाँ पर कुछ बुरे मायावी जीव जंतु घूमते रहते हैं। अगर उनसे आपका सामना हो और आपको रोकने का भी प्रयत्न करे तब भी आप मत रुकना, क्योंकि वह मायावी जीव जंतु किसी इंसानों की मदद नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे कोई भी जीव जंतु नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर वह मंत्री उस गुफा की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही गुफा में प्रवेश करने वाला होता है कि तभी एक हिरण पीछे से आवाज देता है। मंत्री जी, आप इस गुफा के अंदर प्रवेश मत करिए, क्योंकि वह बुढ़िया आपको हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद करना चाहती है। मंत्री हिरण की एक भी बात न सुनते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। इधर शाम हो जाती है, परंतु मंत्री अभी तक महल वापस नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से राजा बहुत चिंतित होते हैं। क्या हुआ स्वामी? आप बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। आपको मेरी सौगंध है, कृपया आप अपनी परेशानी का कारण मुझे भी बताएं। महारानी, आपको मैं क्या ही बताऊं। मंत्री को मैंने जंगल में भेजा था, परंतु सुबह से शाम होने को आ गई, परंतु उसका कोई पता नहीं है। महाराज, वह मंत्री कहाँ गए थे? अरे महारानी, मैंने उसे विशेष जानकारी के लिए जंगल में भेजा था, परंतु वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे चिंता हो रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो उनके साथ।
रात भर मंत्री का इंतजार करने के बाद राजा स्वयं उस जंगल में जाने का निर्णय लेता है। मुझे लगता है अब मुझे स्वयं ही जाकर पता लगाना होगा कि आखिर उस नदी का क्या रहस्य है और हमारे मंत्री अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? कौन सी नदी का रहस्य और आप कहाँ जाना चाहते हैं? अरे महारानी, मुझे कई समय से एक ही सपना आ रहा है। मैं सपने में देख रहा हूँ कि एक राजकुमारी दिखाई देती है और वह राजकुमारी उस जंगल के बीच नदी में कूदकर गायब हो जाती है। पर इस सपने का रहस्य क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है महारानी, आप अपना ख्याल रखना। मुझे स्वयं ही जाकर पता लगाना होगा कि आखिर इस सपने का रहस्य क्या है। ऐसा बोलकर वह राजा स्वयं उसी जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही बीच जंगल में पहुंचता है कि तभी उन्हें वही राजकुमारी दिखाई देती है। अरे यह तो वही राजकुमारी है जिसे मैंने अपने स्वप्न में देखा था। परंतु कौन है ये राजकुमारी? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। ऐसा बोलकर राजा उस राजकुमारी का पीछा करने लगता है कि तभी देखता है कि वह राजकुमारी उसी नदी के पास पहुंचकर नदी में कूद जाती है। राजा ये दृश्य देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, अरे मेरा स्वप्न तो बिल्कुल सही निकला। जैसे कि मैंने स्वप्न में देखा था कि एक राजकुमारी इसी नदी में कूद जाती है। यह तो सच में ही राजकुमारी इस नदी में कूद गई। परंतु यह राजकुमारी नदी में कूदकर कहां गायब हो गई? मैं एक काम करता हूं, मैं भी इस नदी में कूद कर देखता हूं कि आखिर ये राजकुमारी कहां गायब हो गई। ऐसा सोचकर राजा उस नदी में कूद जाता है और राजा के नदी में कूदते ही वह एक अजीब नगरी में पहुंच जाता है। अरे मैं ये कहां आ गया? मैं तो एक नदी में छलांग लगाया था, परंतु मैं तो पता नहीं कहां आ गया। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत वहीं बहुत तेजी से खस रही थी। वह राजा उस बुढ़िया के पास जाता है। बेटा, मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। ए दादी माँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप कौन हैं? अब बेटा मैं कौन हूँ और यह सब क्या है? मैं सब कुछ बताऊंगी, परंतु सबसे पहले आप मेरा एक काम करो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ दादी माँ? बेटा मैं यहीं पास में ये गुफा में रहती हूँ। वहीं गुफा में मेरी दवाइयाँ रखी है। मैं चाहती हूँ आप वो दवाइयाँ जल्दी से मुझे ला कर दे दीजिए, जिससे मैं दवाइयाँ खाकर स्वस्थ हो जाऊँ। ठीक है दादी माँ, मैं अभी जाता हूँ और आपकी दवाइयाँ लेकर अभी आता हूँ। बेटा ठीक है, पर एक बात याद रखना, इस नगरी में बुरी शक्तियाँ जीव जंतु बनकर घूमती रहती हैं। अगर कोई जीव जंतु तुम्हें उस गुफा में जाने से रोके या झूठी बातें बताकर तुम्हें रोकना चाहे तब भी आप मत रुकना, क्योंकि वह बुरी शक्तियाँ हम इंसानों को जीने नहीं देना चाहती। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही आपको दवाइयाँ लेकर आता हूँ। बुढ़िया की बात मानकर वह राजा उस गुफा की तरफ चला जाता है और जैसे ही गुफा में प्रवेश करने वाला होता है कि तभी एक हिरन उस राजा के पास आ जाता है और बोलने लगता है, रुकिए महाराज, आप इस गुफा में प्रवेश मत करिए, वरना हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद हो जाओगे। नहीं, आप कोई बुरी शक्ति है जो मुझे उस बुढ़िया की मदद करने से रोकना चाहती है। आप मुझे हरगिज नहीं रोक सकती। मैं तो उस बुढ़िया की मदद अवश्य करूंगा। कोई नहीं महाराज,
आप बिल्कुल जा सकते हैं, परंतु याद रखिए महाराज, आपके मंत्री ने भी मेरी बात नहीं मानी थी और वो भी हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद हो गए हैं। और आप भी नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था कि मैं उस राक्षस के छल से यहाँ आने वाले लोगों को सचेत कर सकूं। परंतु आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आपकी बात सच है तो आप मुझे बताइए कि यह सब क्या है और वह बुढ़िया कौन है। देखिए महाराज, मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, परंतु मैं इतना जरूर जानती हूँ, ये एक छल लंगड़ी है। यहाँ लोगों के साथ छल करके उन्हें कैद कर लिया जाता है और अमावस्या की रात को कैद किए गए लोगों की बलि दी जाती है और शरीर का खून निकालकर राक्षस को पिलाया जाता है। क्या यह सच बात है? पर कौन कैद करता है लोगों को? देखो महाराज, ये बुढ़िया कोई बुढ़िया नहीं है, ये एक राक्षसनी है जो अपने छल से लोगों को कैद कर लेती है। इसलिए इस बुढ़िया को तुम्हें पीछे से जाकर मारना होगा। इस बुढ़िया को खत्म होते ही आप इस छल लंगड़ी से बाहर पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं आपकी बातों पर यकीन तो कर रहा हूँ, परंतु यह अगर झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी जान अवश्य ले लूंगा। फिर राजा हिरन की बात मानकर उस बुढ़िया के पास जाता है और पीछे से बुढ़िया पर वार कर देता है। उस बुढ़िया के मरते ही वह बुढ़िया एक सुंदर सी राजकुमारी में प्रकट हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे उस दुष्ट राक्षस के श्राप से मुक्त कर दिया। अरे आप कौन है? यह सब क्या चल रहा है और आप किस राक्षस की बात कर रहे हैं? महाराज, मैं भरतपुर राज्य की महारानी कुंतीवती हूँ। कई वर्षों पहले की बात है कि मेरी बेटी रजनी भगवान की साधना करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनकी मदद से वे किसी के स्वप्न में प्रवेश कर सकती थी। फिर एक दिन यह बात उस दुष्ट राक्षस को पता चल गई, तो वह दुष्ट राक्षस मेरी बेटी के साथ शादी करके उनकी शक्तियां को बुराई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और उसी मकसद से उसने मेरी बेटी रजनी को कैद कर लिया था। पर कैद करने के बाद भी उस राक्षस ने शादी क्यों नहीं की? इसका क्या कारण हो सकता है? उस दुष्ट राक्षस ने अगर मेरी बेटी के मर्जी के बिना शादी करने की कोशिश भी करता तो उस राक्षस की शक्तियां ही नष्ट हो जाती, क्योंकि अच्छाई की शक्तियां बुराई की शक्तियों से ज्यादा प्रबल होती है। अच्छा, यह बात है। परंतु मुझे यह भी बतलाएं कि आपको बुढ़िया किसने बनाया था और क्यों बनाया था? उस राक्षस ने मेरी बेटी रजनी के साथ जबरदस्ती शादी के लिए बोल रहा था, तो मैंने अपनी बेटी को मना किया था। बेटी, भले ही ये दुष्ट राक्षस आपकी और मेरी जान ही क्यों ना ले, परंतु इस दुष्ट राक्षस के साथ कभी भी शादी करने के लिए हाँ मत बोलना। बेटी, ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें बचाने के लिए भगवान जरूर किसी न किसी को आपके पास अवश्य भेजेगा। उस दिन का इंतजार करना बेटी। बस करो, बहुत हुआ। तुम तो मुझसे शादी करने के लिए अवश्य हाँ बोलोगी। देखता हूँ कब तक नहीं बोलोगी। लेकिन पहले मैं तुम्हारी माँ को ही मेरी तरह ही बना देता हूँ, जो हर अमावस्या को लोगों का खून पिया करेगी और मेरे लिए भी लोगों का खून लाया करेगी। ऐसा बोलकर वह राक्षस मुझे दुष्ट बुढ़िया बना दिया था। ठीक है, अब मुझे यह भी बतलाएं कि वह राजकुमारी कहाँ कैद है और मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ पहुँचने के लिए आपको फिर से उसी नदी में दोबारा से कूदना होगा, और जैसे ही आप उस नदी में कूदेंगे वैसे ही आप उस राक्षस के पास पहुँच जाएंगे जहाँ वह राजकुमारी कैद है। पर क्या आप यह जानती हैं कि उस दुष्ट राक्षस की मृत्यु कैसे होगी? नहीं, यह तो मुझे नहीं पता है, परंतु यह बात मेरी बेटी अवश्य जानती है। जिसके बाद राजा उस नदी के पास पहुंच जाता है और जैसे ही नदी में कूदता है कि तभी राजा उस राक्षस के पास पहुंच जाता है और राजा देखता है कि वह सुंदर राजकुमारी वहीं पर कैद थी।
राजा चुपके से उस राजकुमारी के पास जाता है। महाराज, वह दुष्ट राक्षस आपको भी कैद कर लेगा। इससे पहले आप मुझे जल्दी से आजाद करवा दीजिए। हाँ राजकुमारी, आप मुझे जल्दी से बताएं ना कि आपको कैसे आजाद करवा सकता हूँ। महाराज, देखिए यहीं पास में एक चमकने वाला पत्थर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से उठाकर उस पत्थर को मुझे दें। उसी पत्थर में मेरी सिद्धियां कैद है। जल्दी करो। जिसके बाद राजा उस चमकदार पत्थर को उठाकर राजकुमारी को दे देता है। उस पत्थर के वापस प्राप्त करते ही राजकुमारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और राजकुमारी भी कैद से आजाद हो जाती है कि तभी वह राक्षस भी वहां पर आ जाता है। नहीं, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुमने इस राजकुमारी को आजाद करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब तुम्हें इसका परिणाम अवश्य भुगतना होगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर वह दुष्ट राक्षस जैसे ही राजा की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी राजकुमारी अपने क्रोध में आकर अपनी सिद्धियों से उस राक्षस पर वार करती है और राक्षस की मृत्यु हो जाती है। हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे उस दुष्ट राक्षस से आजाद करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे सुंदरी, मैं आपकी सुंदरता पर मोहित होकर यहाँ तक खिंचा चला आया। ऐसा महसूस हो रहा है हमारा आपसे पुराने जन्म का रिश्ता हो। हाँ महाराज, आपने सही पहचाना। आपने पिछले जन्म में वादा किया था कि आप अगले जन्म में मुझे अपनी रानी बनाएंगे और ये सब सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ही मुझे सब पता चल पाया। ऐसा बोलकर राजा, राजकुमारी और मंत्री महल वापस आ जाते हैं और राजकुमारी से शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।